जाते थे, साइकिल चला के चले जाते थे। तो जो व्यक्ति पैदल चल रहा है, जो व्यक्ति साइकिल चला रहा है, तो उसकी शरीर की मेहनत लग रही है। तो यहाँ पर जब व्यक्ति पेट भर के खाना खाता है तो उस मेहनत के दौरान भूख ज्यादा लगती है, जिस वजह से उसकी पाचन क्रिया काफी मजबूत होती है और मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। जो पहले के टाइम पे जो बीमारियां हुआ करती थी वो गिनी चुनी 6 या 7 बीमारियां हुआ करती थी, जिसमें आपका हैजा हो जाता था, कॉलरा हो जाता था, चिकन पॉक्स हो जाता था, जॉइंटिस की प्रॉब्लम्स हो जाती थी, टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। ये पहले के टाइम पे काफी आम हुआ करती है। पर यही चीज अगर आज के समय की बात करें, आज के समय में क्या है कि व्यक्ति जो है अगर 100 मीटर भी चले तो उसको रिक्शा लेना पड़ता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? है ना, कि अगर व्यक्ति 100 में बढ़ती रहती है और आज के समय में बीमारी इतनी ज्यादा है कि अगर हम ये 2 घंटे का सेशन इन बीमारियों पे लें तो ये भी कम पड़ जाएगा, इतनी सारी बीमारी। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ ऐसी चीजें अपनानी पड़ेंगी जो कि इन चीजों के जो नुकसान जो हो रहे हैं आपके शरीर के अंदर उसको कम करा जा सके। अब यहाँ पर बोला जाता है कि भाई हम फल और सब्जी खा लेंगे, शुद्ध आहार खाएंगे। पर आप ये बताओ कि जो आहार जो आप ले रहे हो या जो आप फल और सब्जी खा रहे हो वो आपके शरीर के अंदर कितनी ताकत दे रही है, क्या आपको पता है? या वो कितनी शुद्ध है, क्या आपको पता है? आपको नहीं पता। आज के समय में आप देखोगे फल और सब्जी की अगर हम बात करते हैं तो फल और सब्जी आप देखोगे तो मार्केट में सीजन से पहले मिलना शुरू हो जाती है। आप आम लेने जाओ सीजन से पहले मिलना शुरू हो जाएंगे, आप साग लेने जाओ आपको सीजन से पहले मिलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको पकाने का तरीका नेचुरल नहीं होता। क्योंकि देखो जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो खाने की डिमांड भी क्या बढ़ती रहती है, फल और सब्जी की डिमांड बढ़ती रहती है। जब उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है तो यहाँ पर उस सप्लाई को पूरा करने के लिए कुछ केमिकल्स का सहारा लिया जाता है, कुछ जो है गैसेस का सहारा लिया जाता है, जिस वजह से इनको जो है बहुत जल्दी पका के मार्केट में तैयार करके बेचा जाता है। ठीक है, जैसे कि कार्बाइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, कार्बाइड का क्या है कि कार्बाइड एक गैस निकालते हैं जिसे हम एसिटिलीन गैस कहते हैं। ये एसिटिलीन गैस काफी गर्म होती है, तो इसके द्वारा क्या है कि जो फलों के अंदर जब गर्मी बढ़ती है तो उसकी पकने का जो प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो मान के चलो अगर कोई फल और सब्जी 15 से 20 दिन लेता है तो उसको 1 हफ्ते के अंदर ही मार्केट में तैयार करके बेच दिया जाता है। अब उसे दिक्कत क्या होती है कि जैसी ये गर्मी बढ़ती है तो उसके अंदर जो नेचुरल एसिड होता है उन फलों के अंदर वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो खाने लायक नहीं होता। तो जब भी हम खाते हैं, कभी आम आपने खाया होगा तो बहुत हल्की सी कड़वाहट आपको लगती होगी खाने के अंदर। वो कड़वाहट क्यों होती है? क्योंकि उसका प्रोसेस ही होता है कि उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई। तो एक तरफा जो भी फल और सब्जी हम आज के समय में खाते हैं वो कहीं ना कहीं एक स्लो पॉइजन की तरफ ज्यादा खाते हैं। इवन जो आप गेहूं या जितनी भी सब्जी आपको मिलती है, हम ये सोचते हैं कि इसको किसानों के द्वारा उगाया जाता है। हम ये समझते हैं कि किसानों ने उगाया, उसको मार्केट में बेचा और हमने उसको सेवन करना शुरू करा, और हम गलत हो जाते। जितनी भी सब्जियां और फल या जितने भी अनाज आज के समय में आपको मिलते हैं वो कभी किसानों के द्वारा डायरेक्टली नहीं उगाए जाते। उनको पहले वैज्ञानिकों द्वारा तैयार करा जाता है उस मौसम के हिसाब से ढालने के ऊपर। जब वो क्वालिटी मेंटेन हो जाती है और मौसम के हिसाब से ढल जाता है तब जो है वो बीज जो होते हैं किसानों को बेचे जाते हैं और उसी से जो है ये फल और सब्जी और आपके अनाज तैयार होते हैं। आज के समय में जितनी और सब्जी या अनाज हम खाते हैं उसको जो है हम जीएम क्रॉप्स कहते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप ये समझो कि जैसे मौसम में बदलाव होता है, आप देखोगे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बारिश का सीजन अनकंट्रोलेबल है, कभी भी नहीं पता रहता कि बारिश कब हो जाए, सर्दियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो ऐसे में क्या है कि जब ये मौसम का बदलाव होता है तो जो फल और जो सब्जी होती है या कोई भी अनाज होता है जब उस मौसम के हिसाब से सेट नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं फसल भी खराब होती है, मिट्टी भी उतनी उपजाऊ नहीं हो पाती। तो यहाँ पर वैज्ञानिक क्या करते हैं कि उन सब्जियों को लेके जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि वो इस मौसम के हिसाब से ढल जाए और क्वालिटी भी क्या मेंटेन रहे। जो अनाज, जैसे कि मैं बात करता हूँ गेहूं की, आपको पता है पहले के टाइम पे कौन सा गेहूं खाया जाता था? आज के समय में जो हम गेहूं खाते हैं आप देखोगे आधे लोग तो पचा ही नहीं पाते, आधे लोगों को डायबिटीज हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि पहले के टाइम पे जो गेहूं उगाया जाता था उसे हम खपली गेहूं कहते थे, जो कि आज से नहीं 10,000 साल पहले से उगाया जा रहा है। उसमें क्या है, फाइबर की मात्रा ज्यादा रहती थी और उसको उगाने का तरीका भी काफी ज्यादा मुश्किल था, हर कोई नहीं उसको उगा पाता था। उसको एक सेट मौसम चाहिए होता है, ज्यादा गर्मी चाहिए होती है, थोड़ी सी नमी चाहिए होती है, पर वो आज के समय में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज आप देखोगे जो खपली गेहूं की जो इस्तेमाल होता है वो साउथ में ज्यादा होता है क्योंकि वहां नमी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा पड़ती है।
में जो ये गेहूं मिलता है हमें, जो हम शरबती गेहूं सुनते हैं या कुछ और गेहूं सुनते हैं, तो इनमें क्या होता है, जर्म की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक ब्रैन होता है और एक जर्म होता है। जर्म से मैदा निकाला जाता है और ये जर्म की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि आज के समय में जो गेहूं भी खाते हैं वो क्या है कि सफेद ही मिलता है हमें, क्योंकि उसमें जर्म की मात्रा उतनी ज्यादा है। और मैदा जो खा रहे हैं वो आपको पता है शरीर में कितना नुकसान करता है। हाई ग्लूटेन की वजह से डायबिटीज की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, उसी के साथ साथ जो है आपकी बॉडी में जब मोटापा बढ़ता है तो मोटापा बढ़ने की एक दर जो होती है, एक सीमा तय करी जाती है, और 25 के ऊपर जब सीमा हो जाती है तो व्यक्ति को एक रोगी माना जाता है, उस मोटापे वाले व्यक्ति को। जो खपली गेहूं आज के समय में आप खाते हो या मिलता है वो लगभग 500 रुपए किलो तक जाता है। और यही चीज अगर हम नॉर्मल गेहूं की बात करें जो हम मार्केट से उठा के लेके आते हैं वो 20 रुपए से 28 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। कितना फर्क है आप देखो, 500 रुपए किलो और 28 रुपए किलो। तो यही फर्क होता है कि चीजों के अंदर जब हम खाने को इस तरह से देखते हैं या हम नजरअंदाज करके खाते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर में बीमारियां ऑटोमेटिकली आती है। फिर हम पूछते रह जाते हैं कि बीमारी बढ़ती कैसे, आई कहां से। जिस व्यक्ति को शुगर नहीं होती, आप उसको गेहूं खिला दो, चावल खिला दो, 1 महीने के अंदर नॉर्मल शुगर बढ़ के निकल के आएगी हमेशा। उसी के साथ साथ चलो ये तो खाने की चीज होती है। आज के समय में आप देखोगे फास्ट फूड का चलन बहुत ज्यादा है। फास्ट फूड में आपका बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये सभी चीजें आती है। अब जो भी फास्ट फूड्स होते हैं उसके अंदर क्या है कि ऐसी चीज मिलाई जाती है जिस वजह से आपकी भूख बढ़ जाती है। आप जैसे बर्गर खाते हो, चाउमीन खाते हो तो आपको मन करता है कि 1 प्लेट खा ली, अब 1 प्लेट और खा ली, आपका मन करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी चीज मिलाई जाती है जो कि आपके शरीर में भूख को बढ़ाती है, जिसे हम कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट। सिंपल भाषा में कहें तो अजीनोमोटो। अब ये अजीनोमोटो क्या करता है, जैसे ही आपके खाने के अंदर डलता है और खाने के द्वारा आप सेवन करते हो तो एकदम से ये आपके टेस्ट बड जो होते हैं उसको खोल देता है। टेस्ट बड मतलब जहां से आपके शरीर में स्वाद जाता है, खट्टा मीठा, ये जब जीभ के अंदर खोल देता है। तो जैसे ही आप ये खाते हो, भले ही वो कितने भी गंदे तेल में बनाई गई हो, कितने भी गंदे उसमें मसाले डाले गए हो, आपको स्वाद ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि भूख में जब बहुत ज्यादा तेज लगी होती है तो हर बुरी से बुरी चीज हमें ऑटोमेटिकली अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। और यही अजीनोमोटो जब ज्यादा मात्रा में सेवन करा जाता है तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी काफी ज्यादा निकल के आते हैं। जैसे बच्चों के अंदर दिमागी कमजोरी होना, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होना, लीवर का खराब हो जाना, आपकी आंतों के अंदर अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाना, और कई केसेस के अंदर लोगों के अंग काम करना बंद कर देते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत तक हो जाती है। तो हम यही सोचते हैं कि भाई 100 रुपए की चाउमीन खाई, जब उसी से हजारों रुपए का मेडिकल बिल बन गया तो यहाँ पर क्या वो हमारे लिए चाउमीन सेफ थी? क्या वो हमारे लिए सेफ थी? वो हमारे लिए कभी सेफ नहीं, हम तब भी उसको खाते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देखो, एक एवरेज स्वस्थ व्यक्ति को लगभग 75 ग्राम जो है डेली की चीनी की रिक्वायरमेंट होती है। 75 ग्राम यानी 25 ग्राम एक टाइम खाने के अंदर उसको जरूरी है, उसको लेना है 25 ग्राम के करीब। हम 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता, लंच करते हैं और डिनर करते हैं, तो एक टाइम खाने के अंदर 25 ग्राम होनी चाहिए। उससे लगभग 3 से 4 गुना चीनी जो है हम एक बारी में खाते हैं, एक बारी के अंदर। यानी सुबह का नाश्ता कर लेंगे तो लगभग 60 ग्राम के करीब चीनी हो जाती है, और वो भी इन्हीं चीजों की वजह से। उसी के साथ साथ हम देखा होगा जो चाइनीज आप खाते हो, ठीक है, जो चाइनीज आप खाते हो तो चाइनीज के अंदर जो लाल रंग इस्तेमाल होता है, इवन जो आप मिठाई खाते हो उसके अंदर भी वो लाल रंग का काफी इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है लाल रंग बनता कैसे है? किसी को पता हो ये लाल रंग बनाया कैसे जाता है? ये बनाया जाता है कीड़ों के द्वारा, जिसे हम कहते हैं कार्माइन कलर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कार्माइन कलर। आप गूगल पे जाके पढ़ोगे तो कीड़ों को पहले उबाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, सुखाने के दौरान उनका पाउडर बनाया जाता है, तो उससे जो कलर निकल के आता है, एक पैरासिटिक कीड़े के निकल के आता है, इसे हम कहते हैं कार्माइन कलर, जो कि आपके लिपस्टिक के अंदर भी होता है और आपके सारे खानों के अंदर डाला जाता है। इवन जो आप बच्चों को टॉफी देते हैं या आप जो दवाई खाते हैं, दवाई के अंदर भी एक शाइनी सी कोटिंग रहती है ना, एक शाइनी सी परत रहती है ऊपर की तरफ। वो कोटिंग भी क्या होती है, वो भी कीड़ों के द्वारा बनाई जाती है, जिसे हम शेलैक कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आप क्या चीज का सेवन कर रहे हो, कि एक्चुअल में वो खाना खा रहे हो, दवाई लेते हो, या एक्चुअल में कीड़ों का पेस्ट खा रहे हो। तो इससे क्या शरीर सही रह पाएगा? क्या सही रह पाएगा? वो कभी नहीं रह पाएगा। फिर भी हम उस चीज का लेते हैं। और एक चीज ऐसी है जो कि शरीर के अंदर बीमारियां जो है काफी ज्यादा बढ़ा देती है, और वो हम घर में डेली बेस पे लेते हैं, या
उसको पीते हैं डेली बेस पे। आपको पता है कि आज के समय में आप मान के चलो कि 70% से ज्यादा लोगों को विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी क्यों जरूरी होता है? आपकी हड्डियों में कैल्शियम जाने के लिए। 60% ज्यादा महिलाओं को आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है। खून क्यों जरूरी है? क्योंकि पीरियड्स के दौरान जब ब्लड लॉस होता है तो ब्लड की रिकवरी के लिए जो है आयरन की जरूरत होती है। साथ ही साथ जब महिला कंसीव करती है तो कंसीव करने के दौरान जो है उसकी ब्लड लाइनिंग मोटी होनी चाहिए। अगर ब्लड लाइनिंग पतली रहती है तो यहाँ पर जो अंडा मैच्योर होता है वो ब्लड लाइनिंग पे जाके चिपकता है। अगर ब्लड लाइनिंग पतली होती है तो वो अंडा जो है मैच्योर नहीं हो पाता, जिस वजह से मिसकैरेज की प्रॉब्लम बढ़ती है। और आज के समय में ये 60% से ज्यादा महिलाओं को है। आज आप देखोगे आईवीएफ का चलन सबसे ज्यादा है। कंसीव करने की पावर जो है बिल्कुल खत्म होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि हम घर में एक ऐसी चीज पी रहे हैं जो कि इन चीजों को मेन दिक्कत करती है। आज आप देखोगे थायराइड की प्रॉब्लम्स होगी, घुटनों की दिक्कत होगी, जोड़ों में दर्द हो गया, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई। उसी के साथ साथ जो है महिलाओं में कंसीव करने की पावर खत्म हो जाती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इन सभी का जो जड़ है वो चाय है। खाना तो है ही है, चाय भी। चाय जो है भारत में एक साइलेंट किलर बोली जाती है आज के समय में। जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको बताई, इनका सभी का जो कारण होता है वो कहीं ना कहीं चाय से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। अब चाय में क्या है, 4 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। पहला होता है आपका निकोटीन। निकोटीन सेम आपके सिगरेट में भी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर 1 गिलास चाय पी रहे हो तो लगभग 1 सिगरेट डेली के बराबर पी रहे हो। 1 सिगरेट डेली की, और 1 सिगरेट डेली पीना मतलब 15 मिनट की जिंदगी खत्म करना। 2 गिलास चाय पी लो, आधे घंटे की जिंदगी खत्म हो जाएगी। और निकोटीन से क्या है, आदत बनती है। अब आदत किस तरह क्रिएट होती है कि हमारे शरीर में हर जगह जो है हमें चाय का सेवन ही करना पड़ता है। सुबह पेट साफ नहीं हो रहा, चाय चाहिए। जहां पर नाश्ता करना होता है दूध के साथ, वहां पर चाय चाहिए। कुछ वैसे खा रहे हैं, चाय चाहिए। कुछ नमकीन खा रहे हैं, चाय चाहिए। तो ये जो आदत बनती है, इससे क्या है कि चाय का सेवन ज्यादा बढ़ता है। और यही आदत के कारण दूसरा केमिकल निकल के आता है जिसे हम फ्लेवोनॉइड कहते हैं। फ्लेवोनॉइड यहाँ पर क्या करता है कि जब आप दूध वाली चाय पीते हो तो दूध के अंदर जो है केसिन नाम का प्रोटीन होता है और वे प्रोटीन होता है जब वो दूध फटता है, ठीक है। और चाय के अंदर जो फ्लेवोनॉइड होता है, तो हम दूध वाली चाय पीते हैं और जब आपके शरीर के अंदर जब जाती है तो एकदम से उस तेजाब के दौरान ये फ्लेवोनॉइड रिएक्ट करता है और आपके दूध को फाड़ देता है। दूध फटने के दौरान एकदम से एसिड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अभी एसिड जो होता है ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। अब जब शरीर के अंदर जब ये एसिड काफी ज्यादा बढ़ता है तो हमारे जो अंग होते हैं बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो उनको बचाने के लिए क्या करता है, हमारे शरीर में सूजन क्रिएट कर देता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। और ये इन्फ्लेमेशन जितनी ज्यादा बढ़ती रहती है उतना क्या ही अंगों को दबाना शुरू करती है और खासकर आपकी नसों को, जिस वजह से ब्लड जो है आपका सही ढंग से नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से घुटनों में दर्द, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। और यही कहीं ना कहीं जो है आपके हार्ट तक भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, सूजन की वजह से ज्यादा हो। ये तो होगी दूसरी चीज। तीसरा जो होता है वो होता है टैनिन। अब टैनिन क्या करता है, आपके आयरन को खत्म कर देता है। आयरन क्यों जरूरी है ब्लड को बनाने के लिए? भाई B12 तो आप ले लोगे, पर B12 के साथ आयरन भी लेना जरूरी है? तो आयरन को कैसे करोगे? आप चाय पियोगे तो ये क्या है, आयरन की मात्रा ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। और जितनी आप चाय पीते रहोगे उतना क्या है खत्म होता रहेगा, फिर आगे रिकवर नहीं हो पाता। इस वजह से महिलाओं में दिक्कत है। महिलाओं में पीरियड्स के टाइम पे क्या बोला जाता है कि मेरे ख्याल से आपने भी सुना होगा कि भाई अगर आपको पीरियड्स में क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड्स में अगर अकड़न होती है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, सिचुएशन बनती है, तो आप जो है चाय में घी डाल के ले लो। तो इससे क्या रहेगा कि आपका जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। और आप ये समझ के चलो कि आपके पीरियड्स वैसे ही चल रहे हैं, आपका ब्लड लॉस वैसे ही हो रहा है। अब यहाँ पर आप चाय पी रहे हो तो चाय से क्या है कि आयरन की मात्रा आपकी खत्म हो रही है, तो आगे फिर दिक्कत क्या होगी, वो क्रैम्प्स खत्म होने के बजाय वो और बढ़ते रहेंगे और फिर आगे जाके फिर क्या है, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ा देंगे। उसी के साथ साथ अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के अंदर जो स्पर्म काउंट होता है वो भी कमी जो होती है वो आपकी आयरन की वजह से ज्यादा होती है, क्योंकि खून से ही आपका स्पर्म बनता है, वीर्य बनता है। आप ये मान के चलो 1 बूंद वीर्य को लगभग 80 बूंद की जरूरत पड़ती है।
80 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आर रिक्वायर्ड फॉर 1 ड्रॉप ऑफ सीमन। एक बूंद सीमन को, एक बूंद वीर्य को 80 बूंद खून की जरूरत पड़ती है। और अगर हमारे में पूरा ही जीरो है, मान के चलो एजोस्पर्मिया की दिक्कत है, तो यहाँ पर लगभग 4 से 4.5 लीटर तो खून बनाने में लग जाता है। और हमारे शरीर में कितना रहता है? 4 से 4.5 लीटर ही मात्र। तो जितना शरीर में खून है वो सारा वीर्य बनाने में खर्च हो जाता है, तो बाकी शरीर को कैसे ताकत देंगे? ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या शरीर ऐसे ठीक रह पाएगा? वो कभी नहीं रह पाता। हम चाय जितनी पीते रहे, पर यही समझो कि जब ये चाय ज्यादा होती है, ये दिक्कत ज्यादा होती है, तो फिर आगे क्या है? इलाज भी नहीं हो पाता। आप देखो स्टॉप काउंट की प्रॉब्लम्स आज के समय में सबसे ज्यादा लोगों को इस समय जो है 30 से 40% लोगों को ये प्रॉब्लम्स निकल के आती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है हर दिन बढ़ती रहे, लेडीज के अंदर भी और जेंट्स के अंदर भी। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आज तक हमने जड़ नहीं जाना, हम सीधा दवाई पे पहुंच गए। हम क्या है, हम एक स्टेप ऊपर चले गए। हम छोड़ो खाने की बात, हम सीधा दवाई पे जाएंगे। और फिर चौथी चीज इसके अंदर आती है कैफीन। कैफीन अगर एक हद से ज्यादा ले रहे हो तो हार्ट अटैक की सिचुएशन क्रिएट करेगा, बीपी हाई की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चाय इस वजह से आज के समय में एक साइलेंट किलर बोली जाती है। तो क्या इससे शरीर सही रह पाएगा? जब हमारा खाना खराब, हमारा जो है खान पान खराब, हमारा लाइफस्टाइल खराब, तो ये सभी चीजें मिलकर बीमारी को बढ़ाती है। और आज आप देखोगे हॉस्पिटलों में क्यों इतनी लंबी लाइन लगती है? कारण यही है कि हम कभी भी अपनी बीमारी को नहीं पहचान पाए कि उसका बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। क्या ऐसी दिक्कतें आ रही है हमारे शरीर के अंदर जिस वजह से प्रॉब्लम जो है बढ़ रही है और ठीक नहीं हो रही। और देखो मेडिकल इंडस्ट्री जो है ना, मैं खुद एक डायटिशियन हूं, और मेडिकल इंडस्ट्री आज के समय में डर की इंडस्ट्री ज्यादा होती है। आपको पता, मैं जब हॉस्पिटल में था कोविड के टाइम पे, हम दिन के 650 मरीज देखते थे। दिन के, जब मेरी इंटर्नशिप थी, नौकरी भी नहीं थी, आप समझो इंटर्नशिप थी, हमें उठा के पटक दिया था कि आप जाओ और देखो। जब इस इंडस्ट्री को समझा तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये डर की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। डर की इंडस्ट्री कैसे है कि मान के चलो कि व्यक्ति को जब कोई बीमारी होती है वो वैली से डर जाता है। उसके दिमाग में एक थिंकिंग होती है कि भाई ये बीमारी ठीक होने पे आ रही है, अब करूं क्या? व्यक्ति को घबराहट होती है, डर बैठता है, और इसी डर का फायदा उठाया जाता है इस इंडस्ट्री के द्वारा। जैसे मान के चलो अगर किसी व्यक्ति को बुखार होता है और 10 दिन से बुखार नहीं उतर रहा, 12-15 दिन हो गए बुखार ही नहीं उतर रहा, तो व्यक्ति एकदम से घबराएगा। व्यक्ति जो है एकदम से घबरा जाएगा कि भाई बुखार क्यों नहीं उतर रहा। तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को बोलेगा कि सर बुखार नहीं उतर रहा, तो वो कहेंगे कि आप रिपोर्ट कराओ। आपकी सारी जांच जो है रिपोर्ट के बाद पता चलेगी। रिपोर्ट्स आपने करवाई, अब रिपोर्ट्स में क्या चीज की कमी है, क्या दिक्कत है, क्या आपको पता चलता है? आपको कुछ नहीं पता चल रहा। आपको ना एसजीओटी पता चल रहा, ना एसजीपीटी पता चल रहा, ना बिलिब्रिन पता चल रहा आपको, ना एमसीएच पता चल रहा, तो आपको कुछ नहीं पता चल रहा। तो जब आप लेके जाते हो तो डॉक्टर यहाँ पर क्या देखता है कि आप घबरा रहे हो, तो वो बातें बताना शुरू कर कि भाई अब ये तो घबरा गया, अब इससे निकाले जाएंगे पैसे। अब यहाँ पर जब रिपोर्ट देखता है तो जब आपसे पूछता है कि भाई कि क्या दिक्कत है आप बताओ, तुम कह रहे सर बुखार नहीं उतर रहा। अच्छा बुखार नहीं उतर रहा, अब वो और घबराना डराना शुरू करेगा आपको कि सर आपके अंदर तो खून की भी कमी है। अरे सर खून की कमी हो गई, सर आपका लीवर भी खराब है, वो भी ग्रेड 4 तक पहुंच गया, आप तो सर बिल्कुल ही ऐसे हो गए, बिल्कुल नाजुक से हो गए। अरे सर अब लीवर भी खराब हो गया, अरे सर आपकी आंतें भी खराब हो गई। सर करना क्या है अब ये बताओ? करना कुछ नहीं है, आप जाके सीधा एडमिट हो जाओ। तो जो चीज आपकी 100 रुपए में ठीक हो सकती थी, आप जाके खुशी खुशी उसको 1000 रुपए दे आते हो या उससे भी ऊपर दे आते हो। दिक्कत कहाँ थी? कभी हमने जानने की कोशिश करी? हमने कभी नहीं करी। प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट हुई? हमने क्या जानने की कोशिश करी? हमने कभी नहीं करी। यही चीज है, आज हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जितना डर अंदर बिठाओगे आप कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। और जागरूकता के साथ जो है हमारे शरीर को सही करने के लिए जो है आपको 4 मुख्य चीजें करनी जरूरी है। पहली चीज एक संतुलित आहार लेना। संतुलित आहार में क्या रहता है कि आप जो है थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी खाओ जिस वजह से आपको सारे पोषक तत्व मिल जाएगी। थोड़ा सा चावल रख लो, थोड़ी सी रोटी रख लो, एक सूखी सब्जी रख लो, दाल रख लो, या कोई भी चने रख लो। ठीक है, ये सब्जियां जो होती हैं
ये एक संतुलित आहार पे बेस होती है। थोड़ी सी सलाद रख लो ताकि फाइबर मिल जाए कि जो भी हमने खाना खाया उसकी गंदगी जो है उसी से दूर हो जाए। ये होता है एक संतुलित आहार का। पर आज हमारा संतुलित आहार चलता है, हमारा कभी नहीं चलता। हम सुबह उठते हैं, सुबह या तो खाली दूध पी लेंगे या चाय पी लेंगे, उसके साथ रस खा लेंगे जो कि प्योर मैदा होता है, फिर एसिडिटी बनती है तो दोपहर का खाने का मन नहीं करता। ऑफिस वाले होते हैं, हम कब नेटवर्किंग में जाते हैं तो वहां पर बाहर का खाना हो जाता है। तो ये मेंटेन हमें करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है आपकी नींद। 6 घंटे से कम की नींद कौन कौन लेता है यहाँ पर? कौन कौन लेता है 6 घंटे से कम की नींद? मेरे ख्याल से सारे ही लेते होंगे, आधे तो डर के मारे वैसे नहीं बता रहा। देखो, जो व्यक्ति 6 घंटे से कम की नींद लेता है उसके शरीर में कैंसर बढ़ने की प्रॉब्लम 300 गुना तक बढ़ जाती है। ठीक है, 300 गुना तक। पैरालिसिस के लक्षण 150 गुना बढ़ते हैं। और जो व्यक्ति 6 घंटे से ज्यादा की नींद ले रहा है उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम 700 गुना बढ़ती है। 700 टाइम्स, 700 गुना ज्यादा बढ़ती है। और जो व्यक्ति मोटे हैं, अगर उनकी बात करे जाए, वैसे मैं यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहा हूँ मोटे का, तो यहाँ पर अपने दिल पे मत लेना ये चीजें, ठीक है। अगर जो व्यक्ति मोटे हैं, जिनका वजन ज्यादा है, तो अगर इनको भी अगर ये प्रॉब्लम्स निकल के आती है तो आप ये मान के चलो लेडीज के अंदर जो गायनेकोलॉजिकल संबंधित प्रॉब्लम्स है 800 गुना जल्दी बढ़ती है। मोटापे की जो समस्या है 700 गुना ज्यादा बढ़ती है। डायबिटीज की प्रॉब्लम जो है 700 गुना ज्यादा बढ़ती है। पैरालिसिस के लक्षण 150 गुना ज्यादा हो जाते हैं। लीवर का खराब होना और फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम होना 300 गुना जल्दी बढ़ा देता है। तो यहाँ पर 6 घंटे से कम की नींद लेना दिक्कत है और 6 घंटे से ज्यादा नींद लेना दिक्कत। तो एक स्लीप साइकिल यहाँ पर बांधते हैं। हम सुबह उठते क्या करते हैं? फोन चलाते हैं। सुबह उठते हमारी पहली ड्यूटी रहती है फोन चलाना, है ना। रात को सोते टाइम भी क्या है, हमारा फोन चलता है कि व्हाट्सएप में देखे मैसेज किसके क्या क्या आ रहे हैं। फिर बाद में ध्यान आता है सोना भी हो। फिर सुबह जल्दी जब उठने की कोशिश करते तो नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है। तो ये जो दिक्कतें हैं, जो बहुत छोटी दिक्कतें हैं, हम इसको खुद ही बड़ा कर देते हैं और फिर पूछते हैं कि बीमारी आई कहाँ। उसी के साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है आपका मेडिकल चेकअप। हर 6 महीने के अंदर आप अपना मेडिकल चेकअप कराओ। किन्होंने यहाँ पर फुल बॉडी चेकअप करवा रखा है इस पैनल के अंदर? किन किन लोगों ने करा रखा है? किसी ने करवाया फुल बॉडी चेकअप? किसी ने नहीं करवाया, बहुत कम लोग हैं। अब देखो, फुल बॉडी चेकअप कराने का मेन फायदा क्या रहता है? फुल बॉडी चेकअप कराने से मेन फायदा रहता है कि आपकी जो बीमारी, और एक होती है शरीर की उम्र। आज के समय में जो व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, यानी जो जीने का जो दर है, वो 64 साल के करीब है। एक एवरेज इंसान 64 या 65 साल ही जी पाता है आज के समय में भारत के अंदर, और ये दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। उसका मेन कारण क्या है कि भाई हमारी जो जन्म की उम्र है, हम उससे 10 से 20 साल ऊपर चल रहे हैं। कि मान के चलो अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है तो उसके शरीर की उम्र ही 50 साल होगी। जिस वजह से क्या रहता है कि 40 के बाद तो इतनी सारी बीमारी आ जाती है कि हमें खुद नहीं पता चलता ये आई कहाँ से। किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम, कभी नहीं पता चलता। तो शरीर की उम्र हमेशा 10 साल पीछे होनी चाहिए। कि मान के चलो 30 साल का तो 20 साल के शरीर की उम्र होनी चाहिए, तब जाके व्यक्ति 70 साल 80 साल आराम से जीता है। पहले के टाइम पे यही होता था। क्या अब देखोगे कि जो 80 साल के बुजुर्ग भी होते थे, उनको साइकिल चलाने बोल दो, वो 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाएंगे। और हम यही अगर साइकिल 2 किलोमीटर चला ले, हमारी जीभ बाहर आ जाती है। क्योंकि हम अपने शरीर की उम्र उसके साथ लेके चल रहे हैं। हमारा शरीर जो है भले ही कितना भी यंग लगे, अंदर से बहुत बुढ़ापे वाला ही चल रहा है। और इसमें मेजर वजह है हमारी लाइफस्टाइल के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं और हमारे खान पान जो दिक्कतें आ रही हैं। उसी के साथ साथ दवाई का भी एक सबसे बड़ा कारण होता है इन बीमारियों को आगे बढ़ने में, और यही रोग में सबसे ज्यादा तब्दील होते हैं। आप ये सोचो, या आप ये बताओ मेरे को कि दवाई हम लेते क्यों हैं? बीमारी को खत्म करने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए। दो अलग शब्द हैं। बीमारी को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए है। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज कि दवाई लेते किस, हम बीमारी को ठीक करने में लेते हैं या बीमारी को रोकने में खत्म करते हैं। चलो आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताओ। अब
मान के चलो, या आप सभी को भी हुआ होगा, आपको खांसी जुकाम बुखार जैसी कंडीशन बनी होगी, है ना? आपको खांसी जुकाम बुखार जैसी कंडीशन बनी होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करा, आपने पैरासिटामोल, प्रोसिन, ब्रूफिन या कोई भी कफ सिरप आपको मार्केट में मिलती है, अम्रोक्सोल ले लो, सल्बेटॉल ले लो, बेनिड्रिल ले लो, कोई भी आपने इस्तेमाल करी होगी। तो यहाँ पर आपका जो बुखार है कुछ समय के लिए ठीक हो गया, पर क्या वो जड़ से खत्म हो गया? क्या आगे जाके जब मौसम में बदलाव हुआ, क्या आपको कभी भी जो इन दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ा? अब ये बताओ, करना पड़ा ना? कि आप कुछ समय के लिए तो ठीक रहे, फिर जैसी मौसम में बदलाव हुआ, सर्दी गर्मी दोबारा लगी, बारिश का सीजन दोबारा आ गया, आप उसी कंडीशन में दोबारा पहुंच गए, आपने वो दवाई का दोबारा सेवन कर दिया। तो अब मुझे ये बताओ कि दवाई का फिर असर क्या हुआ, क्या फायदा हुआ दवाई का, जब आपको ये बार बार ही लेनी पड़ रही? कोई फायदा दिखा? कोई असर दिखा? कोई असर नहीं दिखा। ऐसी शुगर के जो मरीज होते हैं उनको मेटफॉर्मिन दी जाती है और ग्लिम्पराइड दी जाती है, और शुगर पेशेंट को क्या बोला जाता है?